राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। अशौच प्रकरण में ही हम विगोत्र, जिसको परगोत्री भी कहते हैं, परगोत्री विगोत्र विगोत्र का भी अशौच होता है। सगोत्र अशौच का तो पूर्ण अशौच, त्रिरात्रा शौच जो है वो भिन्न व्यवस्था ही है ही। सपिंड, सगोत्र, शोधक इत्यादि जो है, मतलब अपने गोत्र के, स्वगोत्री और स्वगोत्र रहित भी होता है। इसमें पूर्ण शौच कभी नहीं होता है। जब भी होता है खंडा शौच ही होता है। और इस विगोत्री अशौच में एक विशेष विचारणीय विषय है बंधु वर्ग। अन्य सब चर्चा हम आगे जाकर करेंगे। माता, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, ऐसे ऊपर बुआ, मौसी, दो वर्ग हैं, बुआ और मौसी। पिता की बहन और माता की बहन, दोनों की बहन, पिता की बहन और माता की बहन, दो वर्ग ऊपर में आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त और भी हैं। तो आज हम बंधु वर्ग को समझेंगे। समस्या क्या है कि बंधु जिनको कहते हैं, जो हमारे बांधव होते हैं, अब जाने तो जाने कैसे? क्या आप जानते हैं? आप स्वयं से प्रश्न पूछिए कि आप अपने बांधवों के बारे में जानते हैं? आपके बांधव कौन कौन है? आपके कौन कौन बंधु हैं? आपके बंधु वर्ग में कौन कौन है? आपके बांधव कौन कौन है? क्या सबके नाम भी जानते हैं? नहीं जानते होंगे, क्योंकि यह भी ज्ञात नहीं कि हमारे बंधु हैं कौन। ये तो एक तथ्य है। इसका कारण भी हमारा अपनी मूल व्यवस्था, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, संस्कार व्यवस्था हो, उससे पृथक होकर शहरीकरण की ओर भागने, स्कूल में दौड़ने, आधुनिक बनने की देन है। और इसमें आग लगाने का काम जो करता है वो है सरकार का कानून। ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, तीन प्रकार के भाई होते हैं। ये तो आप जानते हैं, सभी जानते हैं। फुफेरा बुआ का बेटा, मौसेरा मौसी का बेटा, और ममेरा मामा का बेटा। तीन प्रकार के भाई होते हैं। और ये तीनों संपत्ति में अधिकारी नहीं होते हैं धर्मानुसार। ये तीनों परस्पर संपत्ति के अधिकारी नहीं होते। संपत्ति इनकी साझा नहीं होती है। ममेरा फुफेरा का साझा नहीं होता, ममेरा मौसेरा का साझा नहीं होता है। इनका परस्पर संपत्ति साझाकरण नहीं होता है और विवाद नहीं रहता है। वर्तमान में अब कानून व्यवस्था सरकार की ऐसी हो गई कि इनकी संपत्तियां साझा हो गई। एक दूसरे को इस प्रकार से उलझा दिया गया कि अब ये सभी बंधु नहीं रह गए, ये सभी सबसे बड़े शत्रु हो गए। ये सभी परस्पर शत्रुता का ही निर्माण करते हैं। संपत्ति के, जहाँ पर संपत्ति की मांग हुई वहाँ पर परस्पर शत्रु हो जाते हैं। और इसका कारण सरकार का कानून है, सरकार का नियम है, सरकार का विधान है। इसका कारण सरकार का विधान है। सरकार को वहाँ पर कोई ये बताने वाला ही नहीं कि संपत्ति का उत्तराधिकार मिलने के पीछे कारण क्या है, क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, किसे मिलेगा। सरकार इसका विचार किए बिना उत्तराधिकार संबंधी अधिनियम, सरकार का तात्पर्य विधायिका, विधान तो कानून नियम ये तो विधायिका बनाती है। सरकार का तात्पर्य, सरकार कहें तो सरकार का तात्पर्य जहाँ पर मात्र कार्यपालिका होती है वो नहीं, ये समग्र न्याय, तीनों अंग,
ये सब मिलकर ऐसे ऐसे विधान बना रहे हैं, ऐसे ऐसे नियम व्यवस्था कानून कर रहे हैं कि जो बंधु हैं वो बंधु शत्रु बन चुके हैं, शत्रु बनते जा रहे हैं। अधिकांश झगड़ा, अधिकांश विवाद हमारे बंधुओं के साथ ही हमें कराया जा रहा है, ये सरकार द्वारा करवाया जा रहा है। इसमें कर्ता धर्ता सरकार है, क्योंकि सरकार के कानून के कारण से ये विवाद है। उत्तराधिकार में धर्मशास्त्रानुसार विधान करके विचार करके संशोधन कर दिया जाए तो ये बंधुओं के साथ जो शत्रुता है ये समाप्त हो जाए। बंधु को जानना आवश्यक है, हमें जानेंगे। अशौच प्रकरण में भी इनको समझना आवश्यक है। पहले हमें बंधु वर्ग को जानना समझना आवश्यक है, और इसको यदि जानेंगे समझेंगे समझ कर रखें तो आजकल वर्तमान में जो इतनी बड़ी स्वेच्छाचारिता इत्यादि होने लगी है, ये बंधु वर्गों से दूर होने के कारण हो रही है। बंधु वर्ग यदि जुड़े रहेंगे तो ये स्वच्छंदता, स्वेच्छाचारिता, ये सब नियंत्रित होगा, अंकुश लगेगा इस पर। बंधु वर्ग 3 प्रकार के होते हैं। बंधु वर्ग कहने का तात्पर्य है कि कितने, सभी प्रकार के बंधु। इसमें 3 प्रकार के होते हैं। एक आत्मबंधु, आत्मबंधु वर्ग, आत्मबंधु। दूसरा पितृबंधु, और तीसरा मातृबंधु। 3 वर्ग हो गए, आत्मबंधु, पितृबंधु, मातृबंधु। आत्मबंधु कौन? अपने जो फुफेरे, मौसेरे और ममेरे 3 प्रकार के भाई जो होते हैं ये आत्मबंधु हो गए। 3 प्रकार के जो भाई हैं ये आत्मबंधु हो गए। और भी कोई प्रकार होता है क्या? अब तो अनेकों प्रकार हो सकते हैं। डीएनए टेस्ट करके कहीं से भी कोई आकर कह सकता है कि मैं तुम्हारा भाई हूं, ऐसे भी हो सकते हैं। हमें इनकी चर्चा नहीं करनी है। आत्मबंधु में कौन कौन आए? 3 प्रकार के भाई वर्ग आए। फुफेरा, बुआ का बेटा, मौसेरा, मौसी का बेटा, और ममेरा, मामा का बेटा। 3 प्रकार के भाई जो हैं ये आत्मबंधु। समझ गए आत्मबंधु कौन? और पितृबंधु पर जाइए। आपके जो आत्मबंधु हैं, आपके जो आत्मबंधु हैं वो आपके पुत्र के लिए पितृबंधु होंगे। आपके पुत्र के लिए वो पितृबंधु कहलाएंगे, क्योंकि वो आपके बंधु हैं, यानी आपके पुत्र के पिता के बंधु हैं, पितृबंधु। समझने में कोई समस्या नहीं है। पिता के बुआ की का पुत्र, अर्थात पितामह के बहन का पुत्र, किसी भी प्रकार से कहें बात तो एक ही है। पितामह के बहन का पुत्र कहें या पिता के बुआ का पुत्र कहें, ये हो गए। फिर माता के भाई और बहन दोनों, माता के भाई और पितामही। अब यहाँ पर आगे हो जाएगा, माता वाला पक्ष फिर अलग हो जाएगा। पितामह वाला हो गया, पितामह के बहन का पुत्र और बहन का पुत्र, ये एक पक्ष हो गया। और पितामही के भाई और बहन, बंधु वर्ग पिता का जो होगा ये होगा, पिता का बंधु वर्ग ये होगा। इसी प्रकार से माता पक्ष में पितृबंधु भी समझ गए, पितृबंधु भी समझ गए। पिता के जो बंधु हैं, पिता के आत्म बंधु जो हैं वो पुत्र के लिए पितृबंधु हो गए, पितृबंधु। और एक वर्ग होता है मातृबंधु।
मातृबंधु कौन? मातृबंधु में इसी को माता से लेकर चलेंगे, माता के पितृबंधु का विचार करेंगे और माता के आत्मबंधु का विचार करेंगे तो वो मातृबंधु होगा। जैसे पिता के आत्मबंधु को, पिता का आत्मबंधु पुत्र के लिए पितृबंधु हो जाएगा, उसी तरह माता का आत्मबंधु पुत्र के लिए मातृबंधु होगा। कौन कौन? तो माता मह के बहन का पुत्र, एक माता मही के बहन का पुत्र, दो माता मही के बहन का पुत्र, नानी के बहन का पुत्र। ये कैसे? माता की मौसी का, माता का मौसेरा भाई हुआ। कौन हुआ? माता मही के बहन का पुत्र। तात्पर्य क्या हुआ कि माता के का मौसेरा भाई, और माता मही के भाई का पुत्र, ये कौन हो गया? तो माँ का ममेरा भाई। तीन वर्ग समझ गए। पिता का, उसी प्रकार से पिता का जो है मौसेरा, फुफेरा, मौसेरा, ममेरा, यही तीन वर्ग है। आत्मवर्ग में जो तीन है वही पिता के तीन वर्ग जो है वो पितृबंधु हो गए, और माता के जो तीन है आत्मबंधु वो मातृबंधु कहलाएंगे। ये बंधु होते हैं। इनको, ये तीन प्रकार के बंधु वर्ग हैं, यही बंधु वर्ग हैं। आत्म संबंधी बंधु, पिता संबंधी पिता के आत्मबंधु, माता के आत्मबंधु, आत्मबंधु, पितृबंधु, मातृबंधु, ये तीन बंधु वर्ग हैं। इन्हीं को बांधव कहा जाता है। बांधव का तात्पर्य स्पष्ट रूप से समझ ले। बांधव कहते हैं तो बांधव में कौन कौन बांधव हैं? किसे बांधव कहें? यही बांधव है, इन्हीं को बांधव कहा जाता है, यही बांधव कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त जो चचेरा भाई इत्यादि है वो तो भाई ही कहलाता है, उसको ही बंधु कहते हैं, वो भाई ही कहलाता है, भ्रातृ ही कहलाता है। वो बांधव, यहाँ पर अशौच प्रकरण में चलेंगे, बांधव का बांधव भिन्न पक्ष हो जाता है। उससे कहने के लिए बंधु इनको ही भाई ही कहते हैं, इनको ही भाई ही कहते हैं, बंधु पक्ष ही है, समानार्थी होता है। किंतु बांधव ये वर्ग है, इसमें तीन प्रकार के होते हैं। और इधर वाला जो है वो भाई, चाचा इत्यादि, ये स्वगोत्रीय है, ये स्वकुल का है, ये सपिंड है, ये दूसरा वर्ग है। इसको बांधव, ये बांधव से आगे है। ये बांधव वो है जो इस वर्ग से थोड़ा दूर हो, निकटतम से थोड़ा दूर हो, वो बांधव है। जिसके साथ संपत्ति का कोई विवाद ना हो सके, कोई साझेदारी ना हो, संपत्ति में जिसकी हिस्सेदारी ना हो, इन लोगों की परस्पर संपत्ति में भागीदारी ना हो, संपत्तियों में इनकी भागीदारी धर्मानुसार, शास्त्रानुसार नहीं होती है। तो ये बंधु वर्ग थे। इन बंधु वर्गों का अशौच, इसमें से आत्मबंधु और पितृबंधु, इनका अशौच पक्षिणी कहा गया है। पक्षिणी, अहोरात्र का भी विधान है। अशौच में अनेक पक्ष होते हैं तो पक्षिणी कहा गया है। अब इनको जानते नहीं तो इनके लिए अशौच कहाँ से? पिता के ममेरे भाई, पिता के फुफेरे भाई, पिता के मौसेरे भाई, इनका अशौच कभी समझे हैं, जाने हैं? इनमें से एक आध का हो सकता है। इसी प्रकार से मातृबंधु में एकाह कहा गया है, एकाहा शौच, और एक पक्ष है जो कहता है स्नान मात्र भी। पक्ष अनेक होते हैं, एकाहा शौच मातृबंधु वर्ग में भी रहता है। और ये बंधु वर्ग परस्पर जुड़े रहे, इन बंधु वर्ग का विवाह इत्यादि में भी बहुत विचार किया जाता था। बंधु वर्ग का विवाह आदि में बहुत विचार किया जाता था। बंधु वर्ग से
हटकर रहना पड़ता था। तो और ये इतने यदि जुड़े परस्पर सब रहते हैं तो अगली पीढ़ी पर नियंत्रण रहता है, अगली पीढ़ियां अनियंत्रित नहीं हो पाती हैं। ये सब मिलकर अंकुश स्थापित करने में सक्षम होते हैं। उनके जो विवाद हों उन विवादों को न्यायालय तक पहुंचने ही ना दें, इतने सक्षम होते हैं ये बंधु वर्ग। ध्यान से समझें, बंधु वर्ग कौन है, इनकी शक्तियां क्या, इनका महत्व कितना होता है। यदि परस्पर जुड़े रहेंगे, ये संपत्ति का विवाद मात्र हटा दिया जाए, परस्पर ये कहा जाए संविधान है रहने दीजिए, मानना ना मानना हमारा कम है। वो यदि हम परस्पर स्वीकार कर ले कि भाई पुत्रियों का संपत्ति में अधिकार नहीं होगा, स्वेच्छा से पुत्रियां त्याग कर देगी, बात खत्म है। मान भी लिए, यहां पर यह भी होगा कि मान भी लिए, पुत्रियों ने स्वेच्छा से त्याग कर दिया संपत्ति का, तो भाई बहन का झगड़ा नहीं होगा, मौसेरा में मेरा भाई का विवाद नहीं होगा, मौसेरे भाई से ममेरे भाई से परस्पर, फुफेरे भाई से इनका परस्पर विवाद नहीं होगा। इसके लिए क्या करना होगा, तो बहन को, जो पुत्री होती है या बहन होती है, पिता के लिए पुत्री है या भाई के लिए बहन है, उसको अपनी संपत्ति का के अधिकार का त्याग करना होगा कि नहीं, और लिखित रूप में। अब ये चूंकि कानून से है, विधान से है, और आप लिखित रूप में संपत्ति में उत्तराधिकार के अधिकार का त्याग नहीं करेंगे, भाई को ही उस संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं घोषित कर देंगे, तो ये आगे विवाद की स्थिति बनती ही रहेगी। और ये विवाद परस्पर सबके नाश का कारण बनने वाला है। ये विवाद सबके नाश का कारण बनने वाला है। आज ये पत्नियां पतियों को मार देती है नाना प्रकार के षड्यंत्र करके। ये अब कई केस इस प्रकार के कई आ गए हैं। कोई कहीं भी भाग जा रहा है, कहीं भी कोई सब का सब स्वेच्छाचारी हो रहा है, तो ये बंधु वर्गों का समाप्त हो जाना इसका कारण है। बंधु वर्ग यदि जुड़े रहेंगे, बांधव यदि रहेंगे, बंधु रहित ना होंगे, तो वो स्वेच्छाचारी नहीं होगा, उसके ऊपर बांधवों का नियंत्रण रहेगा, वो उसको नियंत्रित करेंगे। और अपने बच्चों को, ये एक तरफा नहीं है। बहन अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकार यदि भाई को के लिए त्याग कर देती है, तो उसके पति का भी तो बहन है, उसके पति की बहन भी उसी प्रकार से करेगी। तो बात वही रहती है। संपत्ति में न्यूनाधिकता अलग होना अलग बात है, संपत्ति में न्यूनाधिकता हो सकती है, लेकिन जो भी चल आ रहा है उसको इस प्रकार से यदि करते रहे तो बंधु बांधव जुड़े रहेंगे। इनका अशौच तक का संबंध होता है, इनमें अशौच तक का संबंध है, पक्षिणी अशौच इनमें परस्पर होता है। इनमें परस्पर पक्षिणी अशौच जब होता है तो इनसे हम विवाद क्यों करते हैं सदैव? एक जगह ही क्यों न विवाद को रखा जाए, भाई तक ही, भाई भतीजे तक ही, और उसमें भी भाई तक ही क्यों न सीमित कर दिया जाए? क्यों इसका विस्तार करें? इसका विस्तार करने का प्रयास ये सरकार कर रही है कि सबको सब ये नाश का कारण बनेगा, ये भी गृह युद्ध का एक कारण बनेगा। आज की चर्चा को यही विराम देते हैं। इनमें अशौच पक्षिणी होता है, आत्मबंधु पितृबंधु में पक्षिणी अशौच। अब जानते भी नहीं थे तो क्या करते होंगे, मानते कहाँ, कैसे करेंगे? और मातृबंधु की तो कोई चर्चा ही नहीं है, जानते भी नहीं है कि मातृबंधु में भी अशौच होता है। एक दिन का स्नान मात्र का भी विकल्प है कि स्नान मात्र से भी शुद्धि हो जाती है, जो पक्ष ग्रहण करना हो करे, लेकिन ये नहीं समझे कि इनमें अशौच का अभाव है, अशौच है, चाहे स्नान मात्र तक का ही क्यों ना हो मातृबंधु में, लेकिन है।
फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।